अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा हफ्ते का दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो या चौथा दिन हो, जो भी हम आपसे मिलते हैं, हम यही बात करते हैं कि जिंदगी में एक रिश्ता सा जुड़ जाता है कि सुबह आपसे मिलना है, मुलाकात होनी है, और मुलाकात के बाद एक दिन पहले का अहवाल क्या होता है वो भी आप बताते हैं। जिंदगी में हम साथ जुड़ते हैं और जिंदगी में जिंदगी में अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो कहते हैं जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है, बड़ी रंगीन हो जाती है। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, जो कि हम हर शो में मोस्टली मैं ये कह रहा होता हूँ कि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। कभी भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मैं भी चूक जाता हूँ चीजों से, मैं चीजें नहीं समझ पाता, लेकिन जब आप एक चीज को इंडोर्स करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना, ये काम ऐसे नहीं इस तरह होगा, तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। जिंदगी में काफी चीजें बदलने लग जाती है और जब जिंदगी को आप बदलते हैं तो जिंदगी का असल मकसद सामने आता है। जैसा कि अगर हम आजकल की जिंदगी की बात करें तो जिंदगी में सबसे मुश्किल होती है रेंट पे करना है, बिजली का बिल अदा करना है, गैस का बिल, बच्चों की फीस, उनकी स्टेशनरीज और ABCDFG जो लवाजमात है। उसके बाद फिर चीजों में जिद्दत आती चली जाती है। तो आप ये कहते हैं कि अच्छा उसके घर में टच मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास घर में टच LED है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। जिंदगी को आप जितना एक्सपेंड करेंगे, चीजों को एक्सपेंड करते चले जाएंगे, जिंदगी उतनी मुश्किल होती चली जाती है। सादगी इसीलिए कहा गया है कि अहम तरीन सतून है जिंदगी गुजारने का, क्योंकि जिंदगी में जितनी आप सादगी रखते हैं, जितने आप सादा मिजाज होते हैं, जिंदगी उतनी ही आसान होती है। लोग आपको अच्छा कहें या बुरा, लोगों का काम है सिर्फ वो अपने अंदाज में बात करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या जिंदगी में आप कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही बात कहता हूं कि अपना एक डिफरेंट ऑरा जनरेट करें जिंदगी के अंदर कि लोग आपकी चीजों को कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। जैसे कि आप आजकल टिकटॉक पर ट्रेंड्स देखते हैं, यू बिकम अ ट्रेंड सेटर, कि आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आपने जिंदगी के अंदर तमाम उन फजूल चीजों को आपने माइनस कर दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा था कि आप घर में से AC को माइनस करें, AC को माइनस नहीं करें, लेकिन आप अगर AC के साथ मेरे घर में ये छोटा वाला पंखा भी होना चाहिए, ये पानी वाला पंखा भी होना चाहिए, उसके बाद उसके साथ और लवाजमात, AC इज मोर देन इनफ। घर में कारपेट है नहीं है, एक बेड हो, नॉर्मल सा आपका रहन सहन हो, जरूरी नहीं है कि सेव वाला 15 वाला मोबाइल हो, नॉर्मल मोबाइल हो, क्योंकि कोई भी मोबाइल हो सिर्फ आपको कम्युनिकेशन में आसानी होती है। रैम की बात मैं कर सकता हूं कि अगर आपका काम कुछ ज्यादा है तो आपको 4GB या 8GB रैम चाहिए, स्टोरेज स्पेस आपको 128 चाहिए, 256 चाहिए, दैट कैन बी थिंकेबल, बट नॉट दैट के अगर आपके पास सिर्फ वो सेव वाला 15 नंबर का मोबाइल होगा तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं, शख्सियत अपनी खुद बनाए, क्योंकि जब ये मोबाइल नहीं थे तब भी जिंदगी चल रही थी, जब ये मोबाइल आ गए तब भी जिंदगी रवा दवा है। सिर्फ अगर हम फर्क करें तो ये है कि पहले मोहब्बतें बांटने से बटती थी और अब मोबाइल तक महदूद हो गई हैं, स्टेटस तक महदूद हो गई हैं, और जिससे जिंदगी में कुर्बतों में कमी आती चली गई। इसी को जिंदगी कहते हैं, लेकिन जिंदगी को सुधारना हमारे हाथ में। आज के सबसे पहले हमारे जो मेहमान हमें ज्वाइन किया, जैसे कि प्रोग्राम की हर दफा कुछ ना कुछ मेहमान जीनत बनते हैं और अपने तजर्बे से हमें सिखाते हैं, बतलाते हैं कि आज वो इस मुकाम पर हैं तो कैसे हैं। तो आज हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है अहमद सईद खान साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बज़्म तकदीस से अदब के, और साथ साथ शायर भी हैं। अपनी बुक इनकी पब्लिश हो चुकी है, जिसकी कहते हैं कि लॉन्चिंग सेरेमनी हो चुकी है डिफरेंट एरियाज में। वो तमाम चीजें आज आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर जी आप? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सबसे पहले तो माशाल्लाह किताब के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वही लिखता है, और जो लिखता है वो दूसरे पढ़े तो वो सही इंसान, असल में लिखने वाला वही उसकी जीत होती है। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ पर किताब की जो है वो रनुमाई हो चुकी है? कराची में हुई है, कराची आर्ट्स काउंसिल में। सही। और हैदराबाद में हुई है, जीना पाकिस्तान एक तंजीम है, उन्होंने कराई है मेरी वहाँ पर किताब की रनुमाई कराई है। कल जो है एक पजीराई की तकरीब हुई है इदारा फ़िक्र नौ कराची में, एक अच्छा बड़ा इदारा है, उन्होंने जो है वो तकरीब मुनक़िद की है। तो अल्लाह का करम है कि उसने इज्जत बख्शी है माशाल्लाह। और इसी के साथ एक और बहस जो कि मेरे रूह रवा है और मेरा इनसे वाबस्तगी को 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं एज ए चाइल्ड स्टार गया था रेडियो पर
तो ये उन शख्सियात में से कुछ शख्सियात हैं जिंदगी में कि जिन्होंने भांप लिया था कि मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। वो उनमें से एक शख्स ये भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि जीशान मियाँ मुझे बता दो कि कितना पढ़ रहे हो। तो मैंने फिर उनको सच सच बताया था मैं क्लास 7th में हूँ। तो नफीस अहमद खान जो कि चेयरमैन है सोशल स्टूडेंट फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है नफीस भाई? मतलब दूर अंदेश नजर आपकी थी कि आपने मुझे पकड़ लिया था कि मैं क्लास 7 में हूँ। कहते हैं ना बच्चे के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की नज़रें ऐसी हैं, जैसे यहाँ सईद भाई बैठे हैं। मैंने जब इनका पहला प्रोग्राम अटेंड किया था और इनकी पहली गज़ल सुनी थी तो मैंने उसी में पेशन गोई थी। इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे। माशाल्लाह। बड़ी वुसअत है इनकी शायरी में, बड़ी गहराई है, बड़ी अच्छी नज़र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर भी इतना टैलेंट है कि आप माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो शुरुआत है आपकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जिएंगे और खूब इंशाल्लाह जिएंगे। इंशाल्लाह। जी अहमद साहब ये बताइएगा कि किताब लिखने का क्यों, मतलब घर में कोई नहीं सुनता था, गुस्सा बहुत था कि मेरे अल्फाजों में मैं कैद करके सुनाऊंगा, इन लोगों के पास टाइम नहीं है रिलीज सुनने की? ऐसा नहीं है, गुस्सा की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर है एक आदमी जब कोई चीज़ तख्लीक करता है तो वो चाहता है कि वो रिकॉर्ड भी हो, उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। सही। तो गज़लें मतलब शायरी की तरफ मेरा रुझान है बेसिकली। तो जो भी मैंने शायरी की है तो उसको दोस्तों ने भी मशवरा किया कि उसको मुज्तमा करें और एक किताब की सूरत होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड में आ जाए, क्योंकि बाद में जो है वो ज़ाया हो जाती हैं सारी चीज़ें, किसी को मतलब नहीं मंजर आम पे नहीं आती हैं। तो उस हवाले से उनको फिर मुज्तमा किया और एक किताब की शक्ल दी। तो जो सितारों पर आसमान किताब का टाइटल है सितारों पर आसमान। माशाल्लाह। जी। तो माशाल्लाह देखिए टाइटल से ही बता रहे हैं कि हमने मतलब जमीन की तो बात ही नहीं करनी, हम डायरेक्ट ऊपर वाले लोग हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी बचपन में, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं, और कभी बचपन में नफीस भाई को कभी कार्ड वार्ड दिया लिख कर के कटोरे में कटोरा मेरा दोस्त सबसे गोरा, इस तरह करके कभी बचपन में कोई शेर और शायरी की आपने? नहीं, तो जो कार्ड वार्ड दिए जाते हैं, हाँ होता था। नहीं ऐसा नहीं। असल में जो शायरी का रुझान मैंने अपने अंदर महसूस किया वो कुछ ऐसा माहौल मुझे मिला दोस्तों का, शायरों का, साथियों का, कि उनके साथ बैठ के थोड़ा सा जो है ना उनको सुन के उनके सोहबत में बैठ के एक शौक़ मुझे ही पैदा हुआ। अच्छा मैंने जो अपने शौक़ का इज़हार किया तो लोगों ने हौसला अफजाई भी की मेरी और मुझे और तहरीक दी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना इस तरीके से ये शुरू, और ये बचपन से नहीं है बल्कि नौजवानी मैट्रिक के बाद की बात है जब मैंने ये शायरी की तरफ मैं आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक चीज होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल टूटता है वो शायर बन जाते हैं। तो आपने कहीं कोई ऐसा था कि कहीं पे कोई खत वत लिखा हो या कोई वहां से अच्छा रिप्लाई आया? ऐसा नहीं है। आप अगर शायरी सुनेंगे तो उसमें मेरी किताब शायरी में कहीं रोमानवी अंदाज बहुत कम कहीं कहीं मिलेगा, एक आध शेर किसी गजल में होगा, वरना ज्यादातर जो है वो मुशाहिदात हैं, तजुर्बे हैं जो जिंदगी से सीखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि आइडियल किसको मानते हैं, किसको बहुत पढ़ा जिसके बाद आपने कहा कि नहीं यार मुझे अल्फाजों का चुनाव ऐसा रखना चाहिए, या क्योंकि हम जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है या जैसे जैसे आप जनरेशन के लिए लिखते हैं तो आपको अल्फाजों का चुनाव जो है वो आसान से आसान तरीन करना होता है। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी जनरेशन कौन सी है। लेकिन आपने किसको बहुत ज्यादा पढ़ा कि जिसके बाद आपने कहा कि नहीं यार मैं तो काफी मिजाज हमारा मिलता है, मुझे भी लिखना चाहिए? देखिए इंस्पायरेशन तो बहरहाल जाहिर है कि सुनने लोगों से जो सीनियर्स हैं उनसे होती है। अहमद फराज हैं, इमाद अली शायर हैं, और दूसरी जो आपके परवीन शाकिर साहब थोड़ा सा उसमें निसाई वो है हवाला है, लेकिन ये कि पढ़ने में कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ सवालों के बदले सवाल होता है वहां से ही मोहब्बतों का जवाल होता है। मुझे उनका ये शेर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वाकई में जब आप किसी को अच्छा हमारे यहाँ पे ना इसका बड़ा इम्प्लीमेंट ऐसे होता है अहमद साहब के जिंदगी में हम काफी लोगों से मिलते हैं, नहीं ये बंदा तो मेरा टीचर है, उस्ताद है, अच्छा उसी में से फिर हम बैठ के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं क्योंकि ये चीज गलत है। भाई जब उस्ताद मान लिया तो उस्ताद की इज्जत भी करें ना, तो वहां पर पॉइंट आउट करना क्या बनता है। तो इस बारे में नफीस भाई आप क्या कहेंगे कि लोग जो पॉइंट आउट करते हैं फजूल में करते हैं? आमतौर पर बेजा तनकीद बिला तबसरा इस तरह कर देते हैं, लेकिन अहमद सईद खान साहब की जो बात है उनका अपना एक संजीदा स्टाइल है, शुरू से हम देख रहे हैं ज़माने से, और इनकी जो अदबी तंजीम है वो बड़ा उसका नाम है शहर में, बहुत तक़दीस अदब के हवाले से, और
हर महीने माहाना इनका मुशायरा होता है। माशाल्लाह। एक तसलसल के साथ प्रमोट भी कर रहे हैं, शोरा को, नए शोरा को बुलाते हैं, पुरानों को बुलाते हैं। तो इनकी शायरी में बड़ी वर्थ है और हम देख रहे हैं इनको अरसे से माशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपका जो चेयरमैन हैं आप सोशल स्टूडेंट फोरम के, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएगा। ज़ीशान, सोशल स्टूडेंट फोरम में जामिया कराची में सोशल वर्क में मैंने मास्टर किया और ये पहली तंजीम थी उस हवाले से कि उसके तमाम अहदेदार जो थे वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क थे, यानी समाजी बहबूद में मास्टर थे। तो उस दौरान ही मैं पहले से मुख्तलिफ तंजीमों में काम कर रहा था, तो मेरे दिल में ये आया कि क्यों ना मैं अपनी तंजीम बनाऊँ। तो दोस्तों के साथ मशवरा किया और हमने कराची यूनिवर्सिटी ही में इसकी बुनियाद रखी। चूँकि सोशल वर्क से ताल्लुक़ था तो वो उसका होना ज़रूरी था। तो ये पहली तंजीम थी जो हमने सोशल स्टूडेंट्स फोरम के नाम से बनाई थी और इसका मोटो भी हेल्थ और एजुकेशन ही था। उस हवाले से हम लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, 4 दहाइयाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कितना अरसा दिया है हमारे रेडियो पाकिस्तान को। रेडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह जब कराची यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में आए तो चूँकि मेरे बड़े भाई बज़्म तलबा से वाबस्ता थे, नात भी पढ़ते थे, ड्रामे भी करते थे, तो एक शौक़ था। उस ज़माने में रेडियो बहुत सुना जाता था। एक रेडियो तो था, मोहल्ले के 10-20 लोग एक जगह जमा होते थे। तो उनको सुन के, उनके देख के मुझे भी शौक़ हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आया तो मैंने बज़्म तलबा ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो प्रोड्यूसर मिले, वो लोग मिले। सीमा रज़ा रज़ा ये तो बहुत बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे ज़माने में मैंने जिससे भी पूछा सीमा रज़ा रज़ा ये तो बेचारे अभी 90s के बाद की हैं। मैं 79 80 के बात कर रहा हूँ कि जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था। उस ज़माने में यावर मेहदी, ज़मीर अली, शहनाज बाजी हुआ करती थी, ख्वाजा बेगम, ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को संवारा और वो सेलेक्ट करते थे कि इन लोगों में टैलेंट है, ये आगे जाएंगे। तो वो मुंतखब करते थे और प्रोग्राम दिया करते थे। हर तरह के हमने प्रोग्राम किए, हमने प्रोडक्शन भी की। उस हवाले से एक प्रोग्राम ऐसा हुआ कि जिसमें हमारी पेशकश करो, तो उसमें आप खुद ही राइटर हैं, आप खुद ही अनाउंसर हैं, आप खुद ही गुलकार हैं, आप खुद ही ड्रामा आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह के हमने प्रोग्राम किए। कंपटीशन था बहुत बड़ा, तो उसमें हमने हिस्सा लिया। वो सिलसिला आज तक जारी है रेडियो का। अच्छा, रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो छोड़ा नहीं सकता है ना, नशा है, वो नशा है रेडियो वाकई में। कि कभी भी हम भी करने जाते हैं तो वो बड़ा एक डिफरेंट एक फॉर्म आती है कि जब आपको कॉलर कॉल कर रहा था। अच्छा, एक चीज होती है कि हम टीवी से अगर चेहरा 2 महीने के लिए गायब होता है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि जहां पर आपकी आवाज थ्रू हुई और फिर कॉलों का सिलसिला जुड़ जाता है, सब चीजें होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब मैंने रमजान ट्रांसमिशन में कुछ शोज किए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपको जब लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मोहब्बत है जी। अहमद साहब, आप ये बताएं कि निजी जिंदगी में अगर हम आपका पूछते हैं तो कहते हैं कि शायर जो होते हैं वो काफी चुप मिजाज के होते हैं और वो सिर्फ अपने आप में ही ज्यादातर अच्छा लगता है उनको बैठना, घुलते मिलते नहीं। तो आप क्या इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि शायर ऐसा ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो खैर ये अपनी जाती मिजाज की बात है इंसान के कि वो कैसा मतलब अपने आप को रखता है, अपने उसका मिजाज क्या है बेसिकली। अगर वो जॉली है तो ज़ाहिर है हर वक्त शायर भी है तो जॉली भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शायर या मुदब्बिर या कोई ऐसा शख्स है कि वो खामोश रहे, ज़रूरी नहीं है। वो तो अपने मतलब इनर की बात है अंदर। अगर वो उसके मिजाज में है ऐसी एक चीज़, संजीदगी है, तो वो संजीदा ही रहेगा। अगर वो थोड़ा शौक है मिजाज में तो वो शौक रहेगा, मतलब उसका शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो आप अपने मिजाज में बताएं कि आप कैसे हैं? मैं घर में बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाता हूँ और बड़ों के साथ थोड़ा। गुस्से में क्या करते हैं ये बताएं जरा। गुस्से में मैं खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करता, मैं खामोश हो या जाता दिल में रखते हैं कि मौके पे चौका मारूंगा, ऐसा कभी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मैं खामोश हो जाता हूँ, रिएक्ट कम करता हूँ मैं किसी तो अगर जिस पर गुस्सा हो अगर रिएक्ट नहीं करते तो कहते दिल में एक लावा रहता है, कहते कि जो बोल देता है वो फिर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आपका लावा जो बनता है, अगर वो शख्स दोबारा आपके सामने आता है तो आप मोहब्बत से वेलकम करते हैं या आप फिर रास्ता साइड पे करना बेहतर? नहीं, खैर वो तो ज़ाहिर है बाज़ चीजें होती है जो वक्ती होती हैं, वक्त गुजर जाता है तो नॉर्मल हो जाती हैं चीजें, तो सामना होता है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि रिएक्ट उस वक्त भी रिएक्ट करे आदमी। सही सही सही। अच्छा, तो कभी एफएम सुनने का इत्तेफाक आपका हुआ? रेडियो और टीवी से थोड़ा सा मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, नहीं फेमिलियर तो हूँ लेकिन शौक इतना ज्यादा नहीं है।
हालांकि गाड़ी में भी है मेरे, लेकिन कभी मैंने ऑन नहीं किया वो। तो बुरी बात है ना, देखिए रेडियो बेचारे जो कर रहे होंगे कितना दुख कर रहे हैं, ये इसका मैं पकड़ लिया इनका, यही है वो शब्द जो मैंने सुना है। तो ये बताएंगे कितनी बुरी बात होती है, अब आपने सुनना है। सुनिए इंशाल्लाह। अच्छा जी नफीस भाई ये बताएं कि आप खुद तो सुन करते थे, खुद पे भी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो तो भाई मैंने कहा ना कि रेडियो वो बुनियाद है जिसने टेलीविजन को जिंदगी दी। ऐसा ही है, हमारे जितने रेडियो के आर्टिस्ट हैं उन्होंने पीटीवी को पीटीवी बनाया। नहीं मैं एक बात बोलूंगा नफीस भाई, लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान से निकला हमारे यहाँ पर, ये मैं क्योंकि मैं खुद इसका ये इसमें से कि मैं इसका हिस्सा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर अल्फाज की अदायगी, लफ्जों का चुनाव, और आपने अगर मजाक करना है तो वो भी लिमिट में रहकर करना है। क्योंकि मुझे जो दर्ज दिया गया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था रफीक भाई, तो कहा गया था कि ना ही आपको यूथ सुन रही है, ना ही आपका हम उम्र सुन रहा है, ना ही आपको आपसे थोड़ा सा बड़ा सुन रहा है, आपको दादी दादा नानी नाना सुन रहे हैं। तो मजाक ऐसा करो कि जो वो भी खुश हो, तो बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे। रेडियो की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो तलफ्फुज पर बहुत ज्यादा मुझे कैची, और ये हमें खौफ आता था कि कोई प्रोड्यूसर हमें रिकॉर्डिंग के वक्त मौजूद ना हो वरना डांट पड़ेगी हमेशा। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं रेडियो के, महमूद अली थे, काजी वाजिद थे, अभी तलत हुसैन हाल ही में कितना बड़ा नाम है, यानी जितनी बड़ी आवाज़ें हैं वो रेडियो ही से चली है, जिन्होंने इश्तिहारात को भी प्रमोट किया, टीवी को भी प्रमोट किया। तो एक बहुत तवील फहरिस्त है रेडियो। मैं अगर रमजान ट्रांसमिशन की बात करूं तो आमिर लियाकत भी रेडियो पाकिस्तान की इजाद है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बस में तलबा से निकले, और जितने भी आप देखते हैं आप रेडियो को, उर्दू खबरनामा जो पीटीवी का था, वो जिन लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जो 9 बजे का खबरनामा, 9 बजे के पूरा बुलेटिन होता था, तो वो जो आवाजें थी और वो जो अंदाज था, फिर वेदर अपडेट्स होती थी, वो सारी चीजें, तो वो सब पीटीवी और रेडियो ने ही सिखाया। रेडियो की बुनियाद पे और आइला फिरदौस थी, तो वो भी बज़्म तलबा में आई, फिर रेडियो प्रोग्राम किए, फिर टीवी पे गई और वहां से माशाल्लाह। मैं सिर्फ एक बात सुबह भाई से मुझे थोड़ा सा दमन जमान भाई वो थोड़ा ना पेट में दर्द रहता है जब न्यूज पढ़ रहे हो, तो मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना, मतलब आप इसमें गोल खाया करें तो आपको अफाता होगा। तो वो क्यों, वो थोड़ा चबा के होते दमन जमान, बिल्कुल उसका स्टाइल तो वो थोड़ा सा दमन भाई का है। लेकिन मतलब जो पुराने न्यूज कास्टर हैं जिन्होंने वाकई टेलीविजन पे बहुत जबरदस्त खबरें, इशरत साहब की साहिबा थी, इशरत थी, राहिला फिरदौस थी, इस्लामाबाद से हमीद, बिल्कुल। अच्छा वो एक वो थे जो मुझे नाम भूल रहा है, जो हमारे वो तो हमारे डीसी साहब थे, जो कि फोन करके नीचे से बुलाते थे, पर्ची भेजते थे, उनका नाम मुझे ज़हन से निकल गया। काफी उस वक्त के जो प्रोड्यूसर बड़े, मैं याद करके आपको नाम बताता हूँ कि वो भाई ऐसे बंदे थे कि मतलब मैंने ज्वाइन किया था 2008 की बात है, और जब ज्वाइन किया तो उनकी जाने का वक्त आ चुका था। तो निसार मेमन साहब का ये होता था कि निसार साहब जो हैं वो कुछ भी नहीं करते थे, वो सिर्फ ये पर्ची भेजते थे कि बेटा शो के बाद नीचे मिलना और अगले अल्फाज को चुनाव करना तुम्हारे साथ मुश्किल हो जाता था कि अच्छा वो डांटते नहीं थे, वो सिर्फ बताते थे कि बेटा इसको ऐसे अदा करना है। अच्छा अहमद भाई ये बताइएगा कि आपके पास कोई बंदा आता है, क्योंकि आजकल ना उर्दू को बिगाड़ने का बड़ा एक रुझान है कि जिस वर्ड में, क्योंकि लोगों में अड़े वर्ड नहीं है, मेरे को वर्ड नहीं है, और हट गई वर्ड नहीं है, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है तो समझ आती है, लेकिन मेरी हट गई है, मेरी चौंच पे लगी है, तो ये उर्दू को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया गया। तो आपके सामने कोई ऐसे वर्ड्स यूज करता है तो फिर आप गाइड करते हैं कि बेटा लुगत में निकाल दो उर्दू में ये कहाँ वर्ड है, तो डिक्शनरी मैंने शायद नहीं पढ़ी होगी तो मुझे बता दो कि मैं वो पेज रट लूं, थोड़ा सा मेरी उर्दू खराब है। तो कभी आपने ऐसा किया? शायद कभी किया हो, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है मेरे सामने कोई, मतलब बच्चे तो खैर ज़ाहिर से कोई ऐसा, एक्चुअली थोड़ी सी वो ये है कि उसमें माहौल की बात होती है ना। अंग्रेजी बोलते हो ना? नहीं अंग्रेजी नहीं है तो उर्दू, लेकिन ये है कि वो मतलब स्लैंग लैंग्वेजेस जो है ना वो नहीं बोलते, तो इस वजह से मेरा हमेशा अहमद भाई ये नहीं कि मैं यहाँ पे पोर्ट्रे करूँ अपने आपको, मैंने रेडियो को 16 साल हो गए करते, क्लास 7 में मैं गया था, और मैंने एक जो पुराने लोग ये जानते कि मैंने कभी भी कॉल पिक नहीं की, लोग कहते ना मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉल ही काट देता। तो मैं हमेशा बोलता था डोंट कॉल हेलो, बिकॉज हेलो इज मैं जहन्नुम में, मुझे ज्वाइन करो, व्हाई शुड आई, ठीक है। सलाम नहीं कर सकते, हाय बोल दे, बेस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट नाम लेकर शुरू कर दे, लेकिन जो वर्ड है अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सही बात है, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक सही होना चाहिए, करना जरूरी होता है। अच्छा ये बताएं कि आपकी हम अब शायरी की तरफ चलते हैं,
तो किताब को जरा अगर हम दिखा सके अपने नाज़रीन को जी। कि कौन सी किताब है, तो जी ये इनकी किताब है जिसका नाम है सितारों पे आसमान। अच्छा, सितारों पे आसमान के एक पस मंजर में जाते हैं कि ये ही नाम क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे? ये एक्चुअली मेरी एक गजल का शेर है कि कुछ सितारे तो आसमां पर थे, कुछ सितारों पे आसमान रहा। क्या वाह, बात है, क्या वाह, बात क्या है। तो खूबसूरत। वहां से ये टुकड़ा लिया है मैंने, सितारों पे आसमान। अच्छा जी, तो अब किताब बहुत बड़ी है, आप मुझे दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये किताब अच्छी खासी मोटी किताब है, ठीक है, लेकिन इस एक मोटी किताब के अंदर एक गजल या एक हम शेर कहते हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब होगा, जो कि क्योंकि पूरी किताबें आपके दिल के करीब होगी, खुद ही आपने लिखी है, लेकिन एक जो गजल होती है वो दिल के बहुत करीब होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो पहले आप हमें सुनाएं, जी मैं सुनाता हूँ। उन्वान के साथ बताइएगा। गजल का उन्वान नहीं होता। अच्छा। हाँ, मतलब किस फॉर्म पे, ये तो बता सकते हैं ना कि ये हमने किसके मतलब किस इससे इंस्पायर होकर लिखी, ये किस बारे में लिखी आपने ये गजल? नहीं एक्चुअली होता ये है कि बात चीजें ऐसी होती हैं जो तवाज़ात होती है। तवाज़ात से मुराद ये है कि खुद ही एक ख्याल आ जाता है, वो आदमी जो है ना लिखना शुरू हो जाता है। कुछ होता है कि कोई एक लाइन दे दी जाती है, कोई मिसरा दे दिया जाता है कि भाई इस मिसरे पे गजल कहनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये गजल जो मैं सुना रहा हूँ ये भी एक उसको तरह ही गजल कहते हैं, तो वो एक तरह दे दी गई है, तो उसमें जो गजल गई थी वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। मतलब है उसका कि जब हौसला वो तायरे बेपर में आ गया, क्या क्या बात, जब हौसला वो तायरे बेपर में आ गया, मंजर में जो नहीं था वो मंजर में आ गया। क्या बात, क्या क्या बात। खूबसूरत ख्याल है, वाह। जब हौसला वो तायरे बेपर में आ गया, मंजर में जो नहीं था वो मंजर में आ गया। और कांटे भी फूल देखो मुकद्दर से बन गए, कांटे भी फूल देखो मुकद्दर से बन गए, साया भी देखो धूप की चादर में आ गया। क्या बात है। वाह, क्या साया भी खूबसूरत। देखो धूप की चादर में आ गया, और खंजर भी हाथ में है तबस्सुम भी ज़ेरे लब, खंजर भी हाथ में है तबस्सुम भी ज़ेरे लब, कातिल मेरा खुलूस के पैकर में आ गया। क्या बात है, वाह, वाह, जबरदस्त। क्या खूबसूरत। खंजर भी हाथ में है तबस्सुम भी ज़ेरे लब, कातिल मेरा खुलूस के पैकर में आ गया। और ये शेर देखिए कि देखा जो चश्मे नाज से साकी ने जाम को, देखा जो चश्मे नाज से साकी ने जाम को, आंखों में जो नशा था वो सागर में आ गया। क्या बात वाह, है, वाह। क्या बात। देखा जो चश्मे नाज से साकी ने जाम को, आंखों में जो नशा था वो सागर में आ गया। ये इंतकाम वक्त तो देखे जरा कोई, ये इंतकाम वक्त तो देखे जरा कोई, गैरों का तौर लहजे दिलबर में आ क्या गया। बात है, वाह, क्या वाह, बात है। क्या खूबसूरत। ये इंतकाम वक्त तो देखे जरा कोई, गैरों का तौर लहजे दिलबर में आ गया। और ये माँ के हवाले से एक शेर इसमें आया है कि साया रहा ना माँ का तो फिर आसमान से, साया रहा ना माँ का तो फिर आसमान से, सूरज उतर के गोया मेरे घर में आ क्या गया। बात है, वाह, क्या वाह, बात क्या है, बात। क्या साया रहा ना माँ का तो फिर आसमान से, सूरज उतर के गोया मेरे घर में आ गया। और मक्ता है कि दुनियाए फिक्र फन को गवारा नहीं सईद, दुनियाए फिक्र फन को गवारा नहीं सईद, अंदाज अब सुखन का जो अक्सर में आ गया, क्या वाह, बात है। वाह, वाह। अंदाज अब सुखन का जो अक्सर में आ गया। जब हौसला वो तायरे बेपर में आ गया, मंजर में जो नहीं था वो मंजर में आ गया। और मैं कहूंगा कि इसका सबसे खूबसूरत शेर जो माँ वाला है कि वाह। माँ का वाकई जब छाँव। वालिद और वालदा आपकी जिंदगी में नहीं होते तो फिर आपको छाँव में भी धूप महसूस होती है, आपको ठंड में भी हिद्दत महसूस होती है। और जिंदगी में आप यकीन करें कि जिनके माँ बाप सर पर होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे बैठ के प्रोवोक कर रहा हूँ किसी चीज को, लेकिन जहां गलती होती है वहां पर भी बच्चा निकल जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको घर में भी नहीं पता होता कि बात क्या हुई है और पूरा का पूरा इल्जाम आप पर लगा दिया जाता है। तो माँ बाप वो बेहतरीन हस्ती है जिनकी कदर करें। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि जब वालिदैन डरने लग जाएं, जब वालिदैन ये सोचें कि औलाद को बुरा ना लग जाए या मुझसे नाराज ना हो जाए, तो यकीन करें कि आपके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। तो माँ बाप को इतना कवर दें, इतना कवर दें। मुझे बहुत अच्छी लगी नफीस भाई, मैंने एक भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब मैं ये चीज यहाँ पे बैठ के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा कि हर एक को यही करना चाहिए, तमीज से भी बात करें, लेकिन उन्होंने एक मतलब सामने एक सिम्प रख दी कि या तुम्हारे माँ बाप या मैं,
मतलब उनके घर में ऑप्शन। तो उन्होंने कहा कि अगर आज मैंने इन जन्नत को छोड़ दी तो वो जन्नत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपने वालिदैन को जो है वो उनका जो दामन थामा, और माशाल्लाह उनका घर बहुत अच्छे से बस रहा है और बहुत अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी है। वो सब मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इमरान भाई अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। और इमरान भाई वो हैं कि उनके वालिद और वालिदा दोनों अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन वालिदा की भी उन्होंने खिदमत की, और वालिद की वो इस तरह हाथ रखते थे, उनके वालिद उल्टियां करते थे उस पर, और वो हमेशा ये कहते थे उनके वालिद कि बेटा ये गंदगी की चीज है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप की चीजों कभी गंदी हो ही नहीं सकती। तो आप यकीन करें कि जितने लोगों ने उनको देखा कि उनके वालिद हमेशा रोक कर दुआ करते थे कि इसके पास इतना होगा कि बांटता रहेगा, ये अगर मुट्ठी निकालेगा तो 10 मुट्ठियां इसके पास पहले से जमा होंगी। तो आज भी अल्लाह ताला ने उनको इतना ही नवाजा। तो माँ बाप की दुआ तो अर्श पर जाकर लगती है। तो बस माँ बाप की कदर करें, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जो कि कहते हैं कि आप गलत भी है तो आपको घर में जरूर सुनाएंगे, मारे पीटेंगे भी, लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होती आपको गलत कहने की। तो बहुत खूबसूरत शेर आपने जो है वो वालिदा के लिए कहा। वो एक खूबसूरत शेर है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। माँ की दुआ, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ हो या बाप की दुआ हो, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये कहते हैं कि माँ रहमत है तो बाप छत है। जब आप खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देखते हैं, पहली मंजिल की छत नहीं होगी तो ऊपर मंजिल नहीं चढ़ सकती, और अगर आप साइड से पिलर चढ़ाते हैं तो कौन ऊपर जाएगा। तो बाप की भी उतनी ही कदर करें जितनी माँ की कदर करते हैं। और आप यकीन करें कि जब आप माँ बाप की कदर करना शुरू कर देते हैं, और दुनिया में आप निगलेक्शन भी आप शुरू कर दें, किसी को नहीं पूछते, तो दुनिया आपकी ताबे हो जाती है। तो बस आज सईद भाई ने क्या कहते हैं कि वो एक माहौल क्रिएट कर दिया कि हम उस पर बात करें। तो नफीस भाई आपसे मैं पूछूंगा कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, वो काफी आप एड्स भी देखते हो, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे जो है वो चीजें डाउनलोड कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ताकि मैं तुमसे कम्युनिकेशन में रहूं। और माँ बाप तरसते हैं बातों के लिए, वाकई में हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि हम थ्रू आउट द वे बैठे रहें, लेकिन वक्त निकालें। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ज़रूरी। अगर आपने जितनी बड़ी बात कही है, कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, दुनिया मोबाइल तक महदूद नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आप मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ माँ बाप की दुआ नहीं है और अगर आप माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं है, तो ये लिख लें कि आप कामयाब कितने ही दौलतमंद हो जाएं, कितने ही बड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी बुनियाद माँ बाप की दुआ के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं। मैं बिल्कुल यही चीज। और मुझे नफीस भाई ये बताएं कि अगर एक तो माँ बाप की दुआ और दूसरा थोड़ा सा जिस तरीके से नफीस भाई को मैं तंग करता हूँ तो कोई भी नहीं करता होगा। नफीस भाई आपको वैसे कभी लाइफ में किसी ने इतना तंग नहीं किया? नहीं, तंग की बात नहीं है, बात जीनियन बात है। आपकी जो सूरत हाल है, मैं जैसे सईद भाई से जिक्र भी कर रहा था कि कितना खूबसूरत नौजवान है और इतना मेहनती है, न जाने क्यों इतने अपसेट इसके साथ हुए हैं। कभी किडनी डैमेज हो गई, कभी पसलियाँ डैमेज हो गई। मैं इसको देख के हैरान होता कि मैं नफीस भाई व्हील पावर पर चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग हैं उनको प्रमोट करता है, जितने भी कमजोर, भाई क्यों कमजोर, मेहनत करो यार। देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे ये नहीं है, मेरी वो प्रॉब्लम है। मैं हैरान होती थी तरफ देख के, यार ये ऐसा हो सकता है। सही में किसी को यकीन नहीं है, तो अल्लाह मियां इसको हिम्मत दे। बस इसी तरीके से भाइयों का साथ चाहिए तो चीजें आगे चलती। कहते हैं कि वैसे अहमद भाई को भी मैंने जब बात हो रही थी हमारी, तो मैंने थोड़ा तंग किया था इनको। नहीं, तो ये चीज होती है कि जिंदगी में मैं ये मानता हूँ कि आपकी विल पावर होती है, लेकिन भाई ऐसे जैसे नफीस भाई हैं साथ हो तो फिर असफल बात है। ये तो मतलब एसोसिएशन होती है तो ढारस बनती है, आदमी का हौसला आता है। ऐसे ही बेचारे रात में मैं 1-1 बजे कॉल कर रहा था नफीस भाई, और नफीस भाई इतने प्यार से आंसर करते हैं। एक आदमी कुछ भी नहीं होता, एक से भले 2 होते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सईद भाई को देखता हूं माशाल्लाह का तो खैर इनका मिजाज ही अलग है, बिल्कुल बहुत हमदर्दियाँ रखते हैं लोगों के लिए, माशरे के लिए, और पेश रहते हैं सोशल वर्क में ख़ास तौर पे। अभी जो पिछले दिनों एक सोशल स्टूडेंट फोरम के तहत एक प्रोग्राम हुआ था, इनकी अवार्ड सेरेमनी थी, तो उसमें मुझे इत्तेफाक हुआ शिरकत करने का। हाँ, आए थे उसमें थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ जो चीज़ें मुझे पता चली हैं नफीस भाई के बारे में, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इनके साथ जो लोग दूसरे शामिल हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और इंसानियत की खिदमत बेसिकली जो कर रहे हैं वो कहते हैं ना कि आपके कोई बीमार हो तो वहां पर मजहब नहीं आता, फिर इंसानियत आती है, क्योंकि हकूकुल्लाह माफ हो जाता है, हकूकुल इबाद माफ नहीं होते। अल्लाह ताला ये भी पूछेगा कि कोई
गैर मजहब इस वजह से मर गया कि आपने उसको पानी नहीं पिलाया, तो उसकी भी पकड़ है। ये नहीं कि वो अल्लाह ताला वहां पे फिर इस्लाम नहीं पूछेगा, पूछेगा इंसानियत कहाँ थी, क्योंकि हमारा दीन ही दर्ज देता है इस्लाम इंसानियत सही का। बात है। आजकल एक पोस्ट चल रही है फेसबुक पे कि आपका पड़ोस में अगर कोई हिंदू है या ईसाई है तो उसके मजहब के बारे में तो अल्लाह ताला पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका कोई बच्चा भी मतलब भूखा तो नहीं सोया या कोई वो तो आप नहीं। पे फर्ज है कि अपने पड़ोस में कोई ना सोए भूखा। और एक चीज और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ पे ना आजकल सही पे ये बहुत ज्यादा अजीब सी हरकत हो गई है कि घर में आपके घर में खुशी है तो साथ वाले घर में गम भी हो सकता है, साथ वाले घर में बीमारी भी हो सकती है। इतना जोर से ब्लास्टिंग्स करते हैं। बड़ी अम्मी को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे कि हमारे घर के साथ शादी थी, उन्होंने इतनी फायरिंग की थी कि एंड टाइम उनका दिल घबराने लगा, तो मैंने खड़े होकर चीखा था। उन्होंने कहा भाई कुछ इंसानियत होती है, रात 3:30 बजे का टाइम है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियां नसीब करे, लेकिन पड़ोस में आप देखेंगे बीमार बंदा है। सही बात, सही तो बात। वो आप लोग खुशी में खुश नहीं, तो फिर वो गिले गिले आने लग जाते हैं कि ये चीज की वो चीज। भाई आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, तो 3:30 बजे लोग परेशान हो जाएंगे। ये जाहिर सी बात है, बहुत तो वो परेशानी की बात है। चीजें हमारे यहाँ पर। वैसे एक बात है कि जब आप लोग छोटे थे कभी मुझे जितनी लोगों से मुझे नॉलेज मिली कि आपका पड़ोसी भी हक रखता था आपको डांटने पे, आपको मारने पे। वो घर वाले क्या कहते तरबियत कर रहा है। आजकल तो घर वाले खुद से कहा था अगर एक मारे दो खा के मारे, एक वो खा के कैसे आ गए मार। तो इस बारे में ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये तो बहुत कम मेरे ख्याल देखने में आया है जो कैसे तरबियत कोई औलाद की करती है, लेकिन है कुछ नए दौलती सर। हाँ, जो आजकल मॉडर्न अपने आप को मॉडर्न मॉडर्न है, तो वो कोई नौदौलती जैसे है या कोई दौलत ऐसी आ गई है अपना वो बदतमीजियों पे उतर आते हैं उनके, मतलब वो भी नहीं है कि वो कोई बुजुर्ग है बड़ा है छोटा है, कुछ नहीं है, उन्होंने बदतमीजी करनी है तो करनी है। और जो आप बात कर रहे हैं मोहल्ले की, तो पहले मतलब मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ जो कि मैं भी मतलब उस वक्त भी हम अपने माँ बाप से तो डरते ही डरते थे, मोहल्ले वालों से भी डरते थे। ऐसा ही है कि वो जाके घर पे ना कोई शिकायत ना कर दे। होटल पे बैठना मायूब समझा जाता था, होटल पे चाय पीना दोस्तों के साथ या किसी होटल में बैठ जाना है वो इतना मायूब समझा जाता था। और कोई देख ना ले, मतलब कोई पड़ोसी ना देख ले या कोई मोहल्ले वाला ना देख ले, मतलब उनकी भी उतनी इज्जत होती थी जितने अपने घर वालों की माँ बाप की। आजकल तो खैर अब ये चीजें मुश्किल है देखना, मुश्किल ही देखना, बिल्कुल मुश्किल में होता है। जी नफीस भाई आप क्या कहेंगे इस माहौल पर? बहुत खूबसूरत माहौल था जो सईद भाई ने बताया। मोहल्लेदार पड़ोसी वालिद से ज़्यादा उनसे खौफ आता था। जैसा सईद भाई ने बताया कि कोई गलत हरकत, कोई सिगरेट का तो हो ही नहीं सकता था। और नमाज का कैसे गुस्से में बोल के लेके चलो नमाज भी पढ़ी, ऐसा क्या टाइम हो गया है। आप बिलीव करें हम लोगों का जो सबका वो भी बताएंगे, जो टाइमिंग थी सुबह स्कूल होता था, फिर मदरसा होता था, फिर आराम होता, असर से मगरिब 1 घंटा में खेलने का मिलता था। उसमें भी नमाज बिल्कुल मगरिब की अजान हो तो सीधा मस्जिद या सीधा घर, ये हिदायत थी। उसके अलावा कोई मगरिब के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता। ऐसा ही है, उनको अच्छा नहीं, जैसे सईद भाई ने कहा कोई होटल का तो सोच ही नहीं सकते कि कोई बच्चा होटल की तरफ चला जाए। पड़ोसी देख ले तो उठा के मारता हुआ घर लेके आता था, ये पोजीशन थी। अच्छा कभी बचपन में बेल बजा के भाग गया? हाँ वो सारे कभी किया, अमरूद तोड़ लिया, किसी की केरी तोड़ ली, ये तो सब सारे बचपन का हिस्सा है ना, ये तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दरख्त पे चढ़े? बिल्कुल चढ़े। अच्छा मुझे एक चीज और बताया, आप दोनों से मैं पूछता हूँ, ये क्योंकि आप सीनियर है मेरे, मैंने पढ़ा था क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि जब पीटीवी पर कुछ ड्रामे जिसमें धुआं और क्या कहते हैं वारिस और वो था जो कहिए कुछ अनकहिए कुछ ऐसे ड्रामे थे, और जिसके टाइम पर वो 9 बजे खबरनामे से पहले लगते थे और 1 घंटे का कोई प्राइम टाइम, तो प्राइम टाइम है। तो कहते हैं कि गलियां सुनसान हो जाती थी, मतलब लोग नहीं निकलते थे घर से। ट्रू ऐसे ही था, एक पीटीवी था, उसमें जो प्रोग्राम आता था, चाहे वालिफ नून हो, मजाले रोड पर कोई गाड़ी हो,
अच्छा। इसी तरह अनकही अफशा सूर्या बज्जा के जो ड्रामे थे नंगे पाँव एक ड्रामा था। उनमें हाँ उनमें रिश्तों की अहमियत दिखाई जाती थी। वो ड्रामे होते थे बाकी खानदान को जोड़ने वाले। ऐसे ही है। अब तो अब जो ड्रामे आ रहे हैं वो खानदान को तोड़ने वाले हैं। मोनोपोली है वो, मतलब ये करना वो करना। आज के ड्रामों से आप वैसे इत्तेफाक करते हैं? अपने पाकिस्तानी की बात करूंगा मैं, और किसी नहीं, इसलिए कि मतलब ज्यादातर खैर मैं बहुत कम देखता हूँ ड्रामा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है वो जो दिखाया जा रहा है। नहीं, मैं आपसे सही नहीं, आपसे माशाल्लाह, क्योंकि आपका एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल मैं कहूंगा उसको, क्यों नफीस भाई ऐसे ही कहते हैं? बेशक। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बेगम है या आपकी बेटी है या आपकी बहू है या कोई भी आपकी बहन है, आपकी अम्मी है, ठीक है ना, कभी भी आपकी वालिदा, बहन, बेटी, बीवी या बहू ने कभी कोई किचन में जाने से पहले पार्लर गई है, उसके बाद आके खाना पकाया कभी किसी ने? नहीं, मुमकिन ही नहीं। बाकायदा बाल ऐसे बनते हैं, बुरा बनता है ना। मुझे नहीं समझ आती, हमारे ड्रामों में वो ऐसे नूडल्स इतने निकले हुए होते हैं और उसमें वो खाना कैसे बनाती है? मतलब मेरे तो मुंह में बाल पड़े हुए थे, खाने से शुरू आती है। तो मुझे ये बताएं कि डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ नहीं है ना वो जो दिखा रहे हैं। अमीर है वो क्यों खुद करेंगे? वो तो नौकर रखेंगे ना, ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए समझ आ रहा है। किचन से बाहर इसमें ये आटा डाल देना, ये काट देना, या हांडिया भून दो, समझ आती है। जो गरीब है उसके पास भी सेव वाला मोबाइल होगा भाई, उसके पास घर में बिल देने के पैसे नहीं है, 15 वाला सेव वाला मोबाइल रखा हुआ। आप खुद देखिए कि ये नाम नहीं ले सकते, ब्रांडिंग है। तो आप मुझे बताएं कि कहां से आया वो 3.5 लाख का बेटा मोबाइल, कहां से है? पहले तो आप मुझे ये बताओ। उसको बेचो, बिल दो, घर के 5-6 महीने का रियलिटी से बहुत दूर के ड्रामे बने। पहले जो जैसे नफीस भाई ने कहा कि ड्रामे बिल्कुल जो आम जिंदगी में जो चीजें हो रही है उसको दिखाया जाता था, रिश्तों की अहमियत थी, चची की अहमियत, खाला की अहमियत। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो फुप्पो है। मतलब फुप्पो तो कोई चुड़ैल है या कोई ऐसा बम बनाने वाला जरिया है? मुझे समझ नहीं। ये किरदार तो शुरू से ही नेगेटिव है, लेकिन अब जो है वो बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव है ना। मतलब दिखाया ये भी दिखाया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं वो कि बहुत। मतलब एक बात मैं ये कहूंगा कि वाकई में फुप्पो इज द वन जो कि कहते हैं ना कि बहन और भाई की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ, अगर बहन भाई की बॉन्डिंग अच्छी नहीं तो फिर मैं कहता हूँ, लेकिन फुप्पो को अपने भाई से ज्यादा अपने भतीजे और भतीजियों से प्यार होता है। करने वाली है, वो कैसे नेगेटिव? वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं करेंगे। और वही वाली चीज है कि आप, और दूसरी बात यह है कि फुप्पो की हमेशा से जो वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि ये अगले घर की औलाद है, लेकिन मेरी नस्ल ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे भाई की औलाद है। तो क्योंकि वो उनके बाप की जो नस्ल है या उनकी जो नस्ल है, तो बस थोड़ा सा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फुप्पो का भी पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा दें। हर तरफ फुप्पो नेगेटिव ही होती है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ फुप्पो नेगेटिव नहीं होती है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो खानदान के अंदर जो नेगेटिव होते हैं उनको सिर्फ फुप्पो को क्यों टारगेट किया जाता है? फुप्पो को टारगेट किया जाता है, या फिर बहू दिखाएंगे। आजकल हमारे इसमें तो इतनी मजलूम है कि रोज सुरंगें खोदती है, फिर घर का काम करती है, उसके अंदर जुबान ही नहीं है मुंह में ना। तो मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। आप अगर घर को गरीब दिखा रहे हैं, और चौथे केस के बाद तो सारे ऐसे अमीर होते हैं हमारे ड्रामा में। भाई मुझे भी नुस्खा बता दो, मैं भी शुरू कर दूं वो चीज। तो ये चीजें थोड़ी सी है सोसाइटी से जो हमारे आम मुआशरा से हटके है, हकायक से दूर कोई चीज दिखाएंगे तो एक्सेप्ट अनरियल जिसको कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुरू में किरदार दिखाए जाते थे, दिखाई जाती थी, मोहब्बतें दिखाई जाती थी। अब जो है वो सिर्फ नफरत नफरत नफरत। और हमारे यहाँ अगर आप ड्रेसिंग की बात करें तो वेस्टर्न बहुत फॉलो है। अच्छा, शलवार का मुझे दुपट्टा गायब है। मेरा हमेशा से एक, मुझे इंडस्ट्री में 16 साल हो गया, मेरी रेडियो पे भी ये बात थी, टीवी भी किया, तो मुझे आप साइड पर ही डालें, लेकिन डालें तो सही। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लेट भर के सालन है, वो सालन आपका पेट नहीं भरेगा, रोटी जरूरी है। तो नेचुरली आपकी शलवार कमीज और दुपट्टा है, यानी कमीज शलवार और दुपट्टा कमर्शियलिज्म हो गया ना, बहुत ज्यादा, टोटल कमर्शियलिज्म। तो भाई आप बड़ी बहुत एलिगेंट लगते हैं आप, तो आपको अपनी ड्रेस को पूरा मुकम्मल रखना चाहिए। जी, अब हम आएंगे अहमद सईद खान साहब की तरफ कि हमें कोई और गजल सुनाए, या कोई एक हमें कहते हैं ना कि जिनके पास कोई शेर हो तो वो सुनाए। 2 शेर मैं सुनाता हूँ कि ये जो अश्कों की बरसात है, ये जो अश्कों की बरसात है, ये भी अपनों की सौगात है। क्या बात है, क्या ये जो अश्कों की बरसात है, ये भी अपनों की सौगात है। जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। क्या बात है, जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। क्या बात है। 2 शेर ये थे। मुझे एक चीज वाकई में इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट करूंगा कि वाकई में
हम दूसरों को तरगीब करते हैं जिंदा रहने की, लेकिन जिंदगी छीन लेते हैं। छीन लेते वो अच्छा, वो छीनने की क्या चीजें होती हैं सही भाई? ताना देना। अगर मेरा फेस कट में प्रॉब्लम है, मेरा कलर डार्क है, मेरा आंख सही नहीं है, तो वो मेरी तख्लीक नहीं है, वो उस रब्बे कायनात की तख्लीक है जिसने सबको तख्लीक किया। उसने आपको खूबसूरत बनाया तो मुझे भी खूबसूरत बना सकता है, आपको गोरा बनाया तो मुझे भी बना सकता है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रखना था ना। लोग उन चीजों को पॉइंट आउट करते जो कि उसके बस में नहीं होता। हाँ, मोटा मैं हो गया, प्रॉब्लम है, उसको सही हो जाएगी तो बेटर हो जाएगा, वो मेरे हाथ में है, लेकिन मेरे फीचर, आंख, मेरा कान, मेरे नाक, मेरे चीक्स, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं उसमें अमेंडमेंट्स करवाता हूँ तो आप देखिए माइकल जैक्सन कैंसर से मर गया, क्यों? खुदा के कामों में अमेंडमेंट्स करवाई थी। तो यही चीजें होती है। तो वाकई में आपस में हकीकत से करीब तरीन चीजें आपने रखी है। ये वो वाली चीजें हैं जो कि सुने और ठा करके दिल पे लगे। जी जी, बस वही मैंने कहा कि मेरे ज्यादातर शायरी जो है मुशाहदात और उसके ऊपर ज्यादा है। सही। हाँ, रोमांस इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम इस चीज को सम करते हैं चीजों को, क्योंकि वाकई में वक्त हमारे पास महदूद ही है, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो इतना चीजों के करीब होना या नेचर के करीब होना, कि जिंदगी में काफी तल्ख टाइम देखा, या जिंदगी में कुछ निगलेक्शंस देखी, या जिंदगी में लोगों की वो वर्ड्स आपने कभी सुने, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये जब करेगा तो देखा जाएगा, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? ज़ाहिर हर एक के साथ होता है, ये तो चैलेंजेस तो उसको फेस करने होते हैं। और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं जिनको मतलब कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो जाहिर सी बात है एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, तो वो जाहिर है उसको फिर ताना मिलता है कि भाई तुमसे हमने ये एक्सपेक्ट किया था। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है बहुत कि उसने मतलब फैमिली के हवाले से भी, बहन भाइयों के हवाले से भी, और अल्लाह ने बहुत दिया है। अल्लाह का फैमिली में कौन कौन है भाई आपके? फैमिली में अब तो खैर वालिदैन पेरेंट्स की तो डेथ हो गई है, मैं हूँ, वाइफ है, बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरी, 1 बेटी है। 4 बच्चे हैं, और बच्चों के भी बच्चे हैं माशाल्लाह से। मतलब दादा नाना, हाँ, नाना और दादा बन चुका हूँ। ज्यादातर तो आपका झुकाव तो बेटी की तरफ होगा, जो बाप का होता है अक्सर। वो कहते हैं ना कि 6 बेटे जो है, 1 बेटी भारी होती है। तो कभी आपको ताना पड़ता है कि यही सब कुछ है? नहीं, आपको खैर फील होता है लोगों को, कहते तो नहीं है, लेकिन ये कि महसूस हो जाता है कि हाँ भाई तो बोलते ये कि मतलब जो बेटी आती है मेरी, तो वो मैं सुबह बैठा हूँ तो आके मेरे पास बैठ के आगे ना लिपट जाएगी बस, मतलब बैठ। तो ये मोहब्बत है ना, देखिए ये तो फितरत है। नबी से आल चलिए तो फिर वो कहते हैं नबी की आली बेटी से चलिए, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप बेटी कराची में, आपकी कराची में है, बच्चे सब कराची में है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कोई बेटा या बेटी किसी को शौक है लिखने का या नहीं? है सच नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। तो वो बस कहते बाबा आपका काम है, आप ही रखेंगे। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने मतलब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि तीनों बेटों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से हम देखिए बच्चे सारे चारों के चारों आपके हैं, लेकिन बेटी के अलावा एक बच्चा होता है जो बड़ा करीब होता है ना, मतलब वो हर बात भी सुन रहा होता है, वो डांट भी सुन रहा होता है, वो चीजों को समझता है कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन चुप होता है कि मेरे अब्बू जो है वो बोल रहे हैं। तो वो कौन सा बेटा है? जो मेरा बड़ा बेटा है। बड़े बेटे? हाँ। तो बड़ा बेटा जैसे लाडला भी बड़ा होता है। हाँ। तो जिम्मेदार भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और बात मतलब ज्यादातर मेरा गुस्सा उसी पर होता है अगर कभी होता है तो, अदरवाइज ये अगर वो आगे से बोलता नहीं है ना, तो अब ये देखिए कि जिंदगी का कामयाब तरीन शख्स होगा वो जो वालिद का गुस्सा पीता है ना, मतलब क्योंकि वालिद टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वालिद गुस्से में होते हैं तो वो स्लैक लैंग्वेज भी यूज कर जाते हैं, वो मार्केट लैंग्वेज भी यूज कर जाते हैं, वो किसी चीज को नहीं देखते। लेकिन उसमें अगर बेटा चुप होता है तो वो कामयाबी अपने नाम करता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब जवाब अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि जवाब दिया होगा कि आपके हम तो शायद किराए पे आए, ये बेटी आपकी अपनी है, ये तो कह दिया होगा, ये तो सब बच्चे कहते हैं, मैं भी अपने घर में यही वाली बात करता, लेकिन ये चीज तो नहीं है। लेकिन ये है कि कभी ये नहीं कि मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे कहा वो उसको वो कर रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलत कहा, ये होगा, सुन लेते हैं। मतलब ये मुझे है कि आप कभी ऐसा हुआ कि आप कभी गिफ्ट लाए हो, अब एक सबके लिए, बेटे के लिए 4-5 लाए हो, तो ठीक है एक आध और ले आते, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी अपनी जो आदत है ना वो ये है कि मतलब मैं जब भी कोई गिफ्ट लाता हूँ ना, तो
तो बेटी के लिए बेटों के लिए तो खैर इतना ज्यादा नहीं, लेकिन अगर बेटी के लिए लेता हूँ तो दोनों बहुओं के लिए भी लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो वो मतलब वो बेटी है ना, वो भी बेटी है। ठीक है, तो बेटे तो कहते होंगे इन्होंने तो आके माइनस कर दिया हमें तो पहले ही बाबा बेटी के सब अच्छा जी, तो अहमद भाई ये बताएं कि आप अगर हम घर की बात करें तो कितने आप घर वालों को तंग करते हैं खाने पीने में, या आप अच्छे बच्चे हैं? नहीं, तंग नहीं करता मैं खाने की, मतलब कोई फरमाइश नहीं होती? नहीं। ये वैसे पसंद क्या है खाने में बहुत ज्यादा? खाने में वैसे तो खैर मुझे बिरयानी तो खैर कराची में सभी को पसंद है। इसके अलावा बाकी मुझे पाए पसंद है। ठीक है। हाँ, और कोफ्ता। ठीक है। सी फूड में अच्छा नहीं लगता? सी फूड में अब मैं पहले असल में मछली नहीं खाता था बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं खा रहा हूँ आज, मतलब खाना शुरू किया है तो फ्राई फिश ज्यादा पसंद चलो है। वैसे क्योंकि जून आने वाला है तो प्लीज जून जुलाई में अवॉइड करें, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम होता है इनका और वो नस्ल किसी पे चला जाता है ना क्या। और वैसे भी जो जून और जुलाई में मछली खाते हैं तो उनको वैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा हुआ है। तो जून और जुलाई का ब्रीडिंग टाइम होता है, तो उसमें थोड़ा सा इज्तनाब कर बिल्कुल ही खत्म कर दें, तो उनकी भी नस्ल बढ़ेगी, तो फिर वो आपके लिए आगे कारआमद होंगी ना चीजें। जी नफीस भाई आप बताएं, घर में इतने तो माशाल्लाह आप नफासत तो आप में है, नफीस का ही नाम बताते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप घर में किचन में कोई हेल्प करते हैं? नहीं ऐसा खाने के अलावा? मैं खाना तो सब खा लेते हैं, बस इतना होता है मैं अपना नाश्ता खुद कर लेता अब। ठीक है। 25-30 साल तक तो वाइफ ने कभी किचन की शक्ल नहीं दिखाई, ठीक। खुद ही सारा कुछ मिल जाता था। अब इतना कि ज़ाहिर बच्चे सुबह शाम काम करते हैं तो उनको तकलीफ नहीं देता, मैं अपना नाश्ता खुद नहीं तो मतलब ये कि आप जब आप डिपेंडेंट थे तमाम चीजें बीवी पे, तो आपकी मर्जी से हांडी बनती थी, बेगम पूछती थी कि सरताज क्या बनाओ, या वो होता था कि नहीं जो भी है ठीक है? नॉर्मली कोई इतनी फरमाइश नहीं नहीं होती थी। इतना अच्छा बनाती है तो कोई फरमाइश की जरूरत है, जो भी हो, सब्जी हो, दाल हो, बिरयानी एक्सपर्ट है, निहारी एक्सपर्ट है, पाए एक्सपर्ट है, और क्या चाहिए चीजें। अब हम सिंगापुरियन राइस तो बनाएंगे नहीं। अच्छा पाकिस्तानी कितने माशाल्लाह हम टैलेंटेड है। सिंगापुर मेरा एक दफे चक्कर लगा था ऑफिस की तरफ से, तो वहां जाके मेरा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन देम, क्योंकि जुबान डिफरेंट है, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल से समझता, तो इतना मैं समझ गया था, मैं कहा आई नीड अ सिंगापुरियन राइस, तो व्हाट देयर इज नो सिंगापुरियन राइस ओवर हियर। अच्छा मेरे दूसरा एक बंदा बैठा, मैंने उससे पूछा, उसने कहा यार ऐसी कोई डिश एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तुम कहां से ले आए? लेकिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। अच्छा मैंने फिर एक फ्रेंड है वो आए, उनका कुछ चाइना में टूर था, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे चिकन चाउमीन लाते देना बट हलाल वाला। उसे कहा यार मैं ढूंढ के थक गया, मुझे एक ही मार्केट से एक ही पैकेट मिला था, क्योंकि वो लिमिटेड होती है वहां पे चीजें। अच्छा वहां का ना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और वो इतने मसाले नहीं डालते, हमारे यहाँ पे सब कुछ मैंने तो ये वाली बात बोली थी अहमद भाई कि जब आपने भी याद होगा बर्ड फ्लू आया था, जब 10 रुपए किलो मुर्गी बिकी थी, तो वो सारे कहते बीमारी आई। मैंने कहा हमारे यहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती, हम मुर्गी को इतना भूनते हैं, भूनने के बाद फिर पानी डाल के भूनते हैं, तो मुर्गी हाथ जोड़ती है, सब्जी दाल में कुछ नहीं बचता, इतना ओवरकुक करते हैं ओवरकुक। और लेकिन इस बात में मैं ये कहूंगा कि उसके बैक्टीरिया, डेड सेल वो सारे निकल जाते हैं, और वो उनके भी वो कहते हैं ना जिन्होंने डेड सेल इजाद किए होंगे, या जो कहते हैं ना गलत चीजों से कंपाउंड से बने, वो भी तौबा तौबा कर दो पाकिस्तानी इंडिया में चला गया। लेकिन उस चीज की अपनी अफादियत खत्म हो जाती है। नहीं खाते हैं वैसे आप कभी खाए? देखो कड़वे वाले नहीं। मेरी बड़ी अम्मी का एक वो था, उनका एक मंचूर था, वो कहती है कि जो चीज जैसी बनी है ना, वरना अल्लाह ताला इसको कड़वा क्यों बनाता, कुछ ना कुछ तो फायदा। कड़वे तो बस तफार एक दो दफा मैंने ऐसे काम तो एक करेले का वो मैंने पूरी रोटी के साथ खाया, तो मुझे कहती है एनु खा तो सही, मतलब बड़ी अम्मी बहुत हो जाए तो एनु अफादियत आएगी, मैं को अफादियत कोड़ा बना रहे। तो कभी आपके साथ ऐसा जुल्म हुआ? नहीं ऐसा अम्मी ने भी नहीं किया कभी? नहीं, अम्मी के दौर में तो खैर था करेला चने की दाल, करेला या कीमे के साथ साफ करके ये करेला वो उसको वो मक्खन मक्खन कह रहा हूँ, वो नमक शमक लगा के रखते हैं कि उसकी अब तो बिल्कुल वो पता ही नहीं चलता कि आप करेला खा रहे हैं। बिल्कुल परसों मैंने अभी इत्तेफाक से खाया था करेला कीमा, तो मतलब मुझे भी नहीं लगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसमें सब चीज मिलेगी आपको। अब आप देखें कि क्या कहते हैं, गाय के दूध को वैसे तो मिलावट है ही है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाकर जो 2 किलो गाय ने दूध देना 20 किलो ले रहे हैं, तो वो गाय कहां से बेचारी प्रोवाइड करेगी आपको चीजें। तो ये चीजें आपको भी देखते हैं, फितरत से जब आप खेलते तो प्रॉब्लम होती चली जाती है। अच्छा हमें बताएं कि कितना स्पोर्ट्स से कितना लगाव है? स्पोर्ट्स से सच कोई नहीं नफीस भाई?
बचपन में क्रिकेट हॉकी सब खेला हमने। अभी है कुछ देखते हैं देख लेता हूँ, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसके बाद देखने को दिल नहीं करता। तो हम दुआएं देते हैं ना, रिजल्ट के बाद तो हम दुआएं वाले लोग हैं ना। तो ये बताएं कि माहौल बन के हार हुए तो तुम्हारे साथ है, तो स्लोगन पुराना हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से कंट्री विजिट कर चुके हैं अभी तक? मैं दुबई काफ़ी गया हूँ, रोमानिया गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, बस ये 2-3 कंट्रीज मैंने। ठीक है ठीक है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर कंक्लूजन ऑफ द शो की तरफ चलेंगे। आपने कहीं जाना, देखते हुए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान। वेलकम बैक। और जैसा हम ब्रेक पर गए थे और हमने मिजाज की बात की, तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा अहमद सईद भाई के लिए कि अच्छा मुझे आपसे जो मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, मुझे नहीं लगा था आप हंसेंगे प्रोग्राम में, लेकिन माशाल्लाह हंस रहे। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरी खुद ही, क्योंकि माशाल्लाह इतना इनका इतना के संजीदा। और अगर मुझे जो आपका फील हो रहा था कि भाई मुझे हंसी आएगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, तो एक हाँ का आता, तो मुझे नहीं था कि आप ये वेरी लवली और नाइस वाली स्माइल है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप कौन सा मुल्क पे जाना चाहते हैं? कौन सा मुल्क? जर्मनी नहीं बोलेगा, नहीं स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड, वहां जाना है अब आपने। तो आप नफीस भाई आप? मैं तो सऊदी अरब के अलावा कहीं दिल उम्रा कहते हैं। हाँ सऊदी अरब भी जा हज चुका करने हूँ, जाओ, भूल गया था बताना, उम्रे के लिए गया। आप हज पे गए थे? उम्रा किया हुआ। लेकिन अब तो इतनी सख्ती कर दी है कि टीम में जाने के लिए और ये तमाम आपको रियाजुल जन्ना में जाने के लिए अब वो टोकन वगैरह कुछ लगा दिए, तो अब तो सुना है कि वो मतलब डिफरेंट पॉलिसीज ला रहे हैं, हर दफा तब्दीलियां होती हैं, पता नहीं क्यों समझ मुश्किल करते जा रहे हैं, मुश्किल करते जा प्रॉब्लम रहे हैं। होती है, तो बल्कि फिर वो कानून बनाना पड़ता है ना। लोग अब तो सुना है कि वो भी खत्म कर दी, पाबंदी भी खत्म कर दी है गैर मुस्लिम्स का वहां पर जाने के लिए। पता नहीं कहाँ तक सही है वो। ये गलत हुआ, क्योंकि देखिए एक हमें शर्फ हासिल था कि कुरान गेट पर जब हम जाते थे तो वहां से मुस्लिम जो है वो जा, टूरिस्ट को क्यों दे रहे हैं भाई? हम नहीं खींच के ला सकते, हमारा मुबाशिर चैनल मौजूद है, वहां पर आप चीजों को कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो बाकायदगी से रोल ऑन 24 घंटे हो रहा है और लाइव आ रही होती है 24 घंटे की ट्रांसमिशन। आपको वहां मक्का दिखाया जा रहा है, मदीना कहलाया जा रहा है, तो क्यों अपनी मुकद्दस जगह पर फिर पाक ना पाक का वजह होगी जिसकी वजह से उनको वहाँ पे पाबंदी लगाई गई थी। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारी जो मुकद्दस जगहें हैं वहां पर थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए भाई इस चीज की। अच्छा मुझे ये बताएं कि साथ साथ जी नफीस भाई आप कोई फरमाइश करने वाले थे? हाँ, मैं सईद भाई की मैं इनसे बड़ा मुतासिर हूँ माशाल्लाह। इनकी शायरी से मैं चाहूंगा कोई अच्छी सी गजल भी पसंद की सुना। अपनी पसंद की सुना है, जब तो मैं नफीस भाई से बात करता हूँ गजल निकालें। हाँ, मैंने कहा तो मुझे उतनी बड़ी किताब उसमें याद थोड़ी रहती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नफीस भाई अब तस्लीम लंगा साहब के लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं। तस्लीम भाई प्लीज, बंदा मेरे साथ मौजूद है, काम काम करता है। अरे तस्लीम भाई से कोई बात करोगे? तस्लीम भाई नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं करता था। कल मैंने कब किया? बिल्कुल मैंने कब किया ऐसा काम? तो ये काम करता रहेगा। मैंने कहा भाई वहीं से आ रहा हूँ रिकॉर्डिंग करा के। तो बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं कि जो वाकई में बड़ों की तरह प्यार मोहब्बत देते हैं। और तस्लीम भाई के लिए तो मैं ही कहूंगा कि जब ये अपनी ऑन जॉब थे और जब ये कमर्शियल देखते थे तो उस वक्त हम सिर्फ लिखने के लिए आते थे। मैंने तो कभी ऑन एयर भी नहीं किया, मैं सिर्फ सलाम करता हूँ, खुदाफिज करता हूँ। 2 घंटे की शो में 7 to 9 में मुझे अच्छे तरीके से दी, 5 to 7 है, 7 to 9 हो, मैं सिर्फ लिखने के लिए आता था। और इतनी हाथ में दर्द होता था लिख 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 के, पेज इतने मोटे मोटे पेजेस होते थे जो हमने चलाने होते थे, और वो सब चंक्स के अलग रहता, मतलब एक पेपर ही आता है उसी में पूरा होता है, हर चंक का 7 to 9 का अलग चंक में ये होता है। तो बस अल्लाह ताला वो दौर हमारे रेडियो पर वापस लेकर आए और हम उसी तरीके से रेडियो को दोबारा से फलता फूलता देखा। और आज भी मैंने देखा ना कि रेडियो जो है वो वाकई में लोगों की दिलों की धड़कन है, क्योंकि उसको सुनने के लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं है। ये फजूल से पॉडकास्ट वगैरह शुरू कर दिया उन्होंने। रेडियो का जो ताल्लुक था वो आवाज से था। पूरी दुनिया में रेडियो की अहमियत है। आज भी अमेरिका का सदर जो है हर हफ्ते या हर महीने में एक दफा जाके आवाम से खिताब करता है रेडियो से। जबरदस्त, इतनी अहमियत है रेडियो की। रेडियो तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने रेडियो की बुनियाद रखी और उसकी वजह से लोग रेडियो की तरफ आ रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ना हो। सही सही तो सही, ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और बाकी मैं ये साथ साथ कहूंगा कि जी सही भाई आपकी तलाश खत्म हुई? जी मैं पेश करता हूँ।
बिल्कुल जी। सही भाई, जब तक देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ज्वाइन करें तो जरूर इनकी किताब को पढ़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो अच्छा कुछ लिखने वाला हो, जो अच्छा लिखे तो उसको पढ़ना चाहिए। जी सही भाई। वो उसकी जुल्फे स्याह फाम छोड़ आया हूँ, वो उसकी जुल्फे स्याह फाम छोड़ आया हूँ, मैं दिल उसी के तहे दाम छोड़ आया क्या हूँ, बात है। क्या क्या खिरत शनासों में इबाम छोड़ आया हूँ, क्या खूबसूरत। खिरत शनासों में इबाम छोड़ आया हूँ, वफा परस्तों में एक नाम छोड़ आया हूँ, सुभान अल्लाह, क्या क्या। और जहाँ पे खौफ रहे हिजर का विसाल के बाद, वाह, जहाँ पे खौफ रहे हिजर का विसाल के बाद, मैं इश्क के वो दरो बाम छोड़ आया हूँ, क्या बात है। पिघल ही जाते हों हिद्दत से मेरे लफ्जों की, क्या खूबसूरत। पिघल ही जाते हों हिद्दत से मेरे लफ्जों की, मैं ऐसे मोम के अजसाम छोड़ आया क्या हूँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। और ये शेर देखें कि सफ़र तमाम हुआ जीस्त का तो मुझ पे खुला, क्या बात। सफ़र तमाम हुआ जीस्त का तो मुझ पे खुला, जो मुझ पे फर्ज थे वो काम छोड़ आया हूँ, क्या बात। और सईद था जो किसी का तो बस उसी का था, मैं उसके नाम ये पैगाम छोड़ आया हूँ। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। कंप्लीट। एक शेर, हाँ ये कंप्लीट हो गई। ठीक है। और वाकई में जब आपका जो लिखने वाला है वो अच्छे अंदाज में पढ़े तो वैसे नहीं, क्योंकि उस सुनने का भी शायरी का मजा है। अपना ही मजा है। और आजकल क्योंकि लिखने वाले तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं किसी लिखने वाले को बुरा नहीं कहता, लेकिन लफ्जों का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी ये मैं पेश करूंगा कि ये जरूरत जब पड़ी साया नहीं था, क्या बात है। जरूरत जब पड़ी साया नहीं था, नहीं तो पास मेरे क्या नहीं था, वाह 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 वाह। जरूरत जब पड़ी साया नहीं था, नहीं तो पास मेरे क्या नहीं था। ये शेर बतौर खास के मुझे ही छोड़ के जाना था घर को, मुझे ही छोड़ के जाना था घर को, मगर ये फैसला मेरा नहीं था, वाह, क्या बात। क्या मुझे ही छोड़ के वाह, जाना वाह। था घर को, मगर ये फैसला मेरा नहीं था, और मुकद्दर में जो था सब मिल गया है, मुकद्दर में जो था सब मिल गया है, मगर वो शख्स बस मेरा नहीं था, क्या बात है। मगर वो शख्स बस मेरा नहीं था। रहा गैरों की मानिंद अपने घर में, रहा गैरों की मानिंद अपने घर में, वो घर में था मगर घर का नहीं था, अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना। और ज़मीं को खून से सींचा था मैंने, ज़मीं को खून से सींचा था मैंने, ज़मीं से मेरा ही रिश्ता नहीं था, क्या बात है। और जो गुजरेगा वो कल ऐसा ना होगा, जो गुजरेगा वो कल ऐसा ना होगा, जो गुजरा है वो कल ऐसा नहीं था, क्या बात है। बिल्कुल। मुझे तो साथ देना था किसी का, मुझे तो साथ देना था किसी का, वगरना ये मेरा रास्ता नहीं था, क्या बात है। और मेरा अब तज़किरा करता है सबसे, मेरा अब तज़किरा करता है सबसे, मुझे गल जिसने पहचाना नहीं था, क्या बात है। मेरा अब तज़किरा करता है सबसे, मुझे कल जिसने पहचाना नहीं था, बिछड़कर उसको अंदाजा हुआ है, बिछड़कर उसको अंदाजा हुआ है, सईद अपना था बेगाना नहीं था, क्या बात है। बिछड़कर उसको अंदाजा हुआ है, सईद अपना था बेगाना नहीं था। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि वाकई में कि मुझे घर को छोड़ के जाना पड़ा, ये फैसला भी मेरा अपना नहीं था। मतलब एक चीज ये उन लोगों पर फिट होता है जो कि रोजे कहते हैं ना कि रोजी की तलाश में शहर या मुल्क से बाहर जाते हैं, और मुल्क से बाहर जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वाकई में घर को बड़ा अच्छा मुझे एक वर्ड्स लगते हैं कि हम परदेसी हैं जनाब, कि हमें अपने ही घर को बनाने के लिए अपने ही घर को छोड़ के जाना पड़ता है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बड़ा माँ बाप भी जब आपको घर से बाहर भेजते हैं तो वाकई में दिल पर पत्थर रख के भेजते हैं, क्योंकि आप चाहे देर से आए, आप चाहे जल्दी आए, उनको एक आसरा होता है कि औलाद घर आएगी, और यहाँ कोई हादसा हो जाए या वहां कोई हादसा हो जाए, आने में टाइम लगता है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ही मुल्क में इतने हमारे लिए वसाइल पैदा कर दे कि हम कहीं बाहर जाए ही ना। जी अहमद भाई, जो लोग अब इस तरफ आना चाहते हैं शायरी की तरफ, कुछ लोगों का मिजाज होता है शायरी शायराना भी, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या चीजों को आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में
या आपकी नेचर में ये चीजें होनी चाहिए कि आप इस तरफ आ सकें? उसमें एक तो ये कि शौक हो सबसे पहले तो, सही। ठीक है ना, और माहौल को ज्वाइन करें, मतलब जो शुअरा हैं, जो दबाए हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके सोबत इख्तियार करें, उनसे सीखें, उनसे इंस्पायरेशन लें। सही है। मुताला बहुत ज़रूरी है। ठीक सबसे है। बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज़ मुताला है कि मुताला आप सबसे- मतलब जितना वसी मुताला होगा पढ़ेगा उतना उतना ज़्यादा अच्छे आपके पास वोकैबुलरी भी आएगी और ख्यालात भी आपके पास अच्छे आएंगे। और एक मयार होना चाहिए शायरी का, कि मतलब जैसे आजकल काफ़ी सुनने में आती है शायरी, तो वो हदीस काफिया ही नहीं मिलता ना उनका, तो समझ ही नहीं आती कि क्या सर है क्या पैर है। नहीं होता, सही बात। तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको जो है कि शौक, आपकी अपनी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पढ़े उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। अब आप कुछ जैसे हमारे अहमद सईद खान साहब है, इनकी किताब लें, उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। और कहते हैं कि जब आप समझने लग जाते हैं ना चीजों को, क्योंकि 9 मैट्रिक की अगर मैं बात बताऊं तो मैं बड़ा बुरा था शेर व शायरी में ना, तो मैं एंड में है आएगा तो ये मीर तक की मीर का शेर होगा, ये इस तरह इनका शेर होगा, तो मुझे कभी समझ नहीं आई। लेकिन जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रॉस किया तो आई गेस सेकंड ईयर की बात है मेरी, तो मैं रेडियो पाकिस्तान पे गीत गजल टाइम होता है, तो उसमें मैम ने मुझे बताया था कि जिशान ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे समझते हैं ये चीजें, तो वो बताती थी, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। तो अब अगर आपको किसी चीज को समझना है तो फिर आपको उसमें इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, जरूरी है। बिल्कुल यही चीज। जी नफीस भाई आप बताएं कि अब अगर लोग जो है अदम बर्दाश्त के साथ आते हैं, और जिस तरीके से आप चेयरमैन हैं सोशल स्टूडेंट फोरम के, तो आप इन बच्चों को क्या कहेंगे जो कि आपके फोरम को ज्वाइन करना चाहते हैं? जीशान, जैसे सईद भाई ने कहा कि किसी भी काम के लिए उसकी ज़ाती दिलचस्पी ज़रूरी है, ज़ाती मुताला ज़रूरी है, और इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो जिनका नाम है, जिनकी शोहरत है, उनको देखें, उनकी ज़िंदगी पढ़ें। ईदी साहब का छोटा मोटा नाम नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा समाजी बहबूद के हवाले से अगर कोई नाम है तो अब्दुल सत्तार ईदी का है। उसी हवाले से फिर दूसरे लोगों ने जब उनको देखा और काम किया तो आगे बढ़े। तो हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह हमारे नौजवान भी इस तरफ आ रहे हैं, उनका दिल है, उनकी सोच है, और वो चाहते हैं कि कोई अच्छा काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान बहुत बड़ा है, और जो सूरत हाल है इसमें लोग ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं, गुर्बत और नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर ये लोग नौजवान आगे आएंगे तो हमें हमारे काम में हाथ बटाएंगे तो हमें भी आसानी होगी लोगों को सहूलत देने में। तो जिस तरह बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं, गो के खाना भी खिला रहे हैं, तो तमाम काम हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए लोगों को रोजगार दें, सही, लोगों को पाँव पे खड़ा करें ना। सही। हमारा दीन, हमारा मजहब, जो समाजी बहबूद है, उसका बुनियाद ये है कि लोगों को माशरे में उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, उनको फकीर ना बनाए, उनको भिखारी ना बनाए, ऐसा ही है। उनको भूखा ना बनाए। असल में हमारे यहाँ पर खाना, मैंने बड़ा अच्छा एक शो पे बात हुई थी, रफीक भाई तो ने कहा कि आप छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं, छोटे छोटे मयार पर काम शुरू करें, ताकि लोग अगर खाना उनको मिलता भी हो 3 टाइम का खाना लेकर जाएं, लेकिन साथ में मेहनत करें। आप मफलूज बना रहे हैं आवाम को। मैं इसको बुरा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक सिर्फ इस बात को शायद 1 साल हो गया ना, एक बाइक सर्विस देने वाले भाई थे, तो उन्होंने मतलब वो ना पानी पी रहे थे और अजीब सा उनका चेहरा था, तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा भाई तबीयत खराब है या कोई रीजन है? कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं अगर भाई कोई रीजन है तो मेरे पास पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो मेरे पास पैराडॉल की गोली है, इस तरह की गोली मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो कहते नहीं भाई असल में मैंने ना रात का खाना खाया था, अभी तो कुछ खाया नहीं, 4 बज रहे शाम के। तो मैंने कहा वजह क्या है मेरे भाई? कहते यार अगर मैं नाश्ता कर लेता और बेगम के साथ बैठकर करता, 3-4 पराठे है तो मैं खा जाता हूँ, तो वो मेरे बच्चों के काम आएगा। तो मैंने कहा 2 बच्चे हैं तो वो खा ले, बेगम खा ले, मेरी खैर अल्लाह मालिक, मैं रात को जाके खा लूंगा। अच्छा, वहीं से गुजरे तो एक वेलफेयर वाले खाना खिला रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरी कास्ट की वजह से मैं नहीं खा सकता, लेकिन आप ही कहते नहीं ये बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा ये आपके लिए तो है, आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका जितना अजर अल्लाह ताला ने देना ही देना, लेकिन ये आपके लिए, आप वो नहीं करे कि आप दिन भर चौड़े होकर लेटे हैं तो खाना खाने आ गए। कहते नहीं भाई। मैंने कहा आप इनसे बात करें। अच्छा, वहां पर इत्तेफाक से रेडियो पर ही 2 लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि भाई ये बंदा इस तरह का मसला है, तो उन्होंने कहा कि भाई
आप अपने घर के लोगों का शनाख्ती कार्ड ले आइएगा, हम इनकी कॉपी रख लेंगे, आगे दे देंगे और आप चुप करके आएंगे, बस हमारा आपका खाना पैक होगा, आप चुप करके ले जाएगा। बिल्कुल तो ये चीजें भी होती है, लेकिन उसके लिए आप मेहनत तो करें एटलीस्ट। मेहनत करें ना, बस खाली उस पर डिपेंड ना करें। कराची के अंदर कितनी गर्मी है, लोग घरों से नहीं निकलते, जो अमीर लोग हैं डिफेंस वाले वो घर से नहीं निकलते, और उसी में ये बाइक सर्विस वाले, ये फ्रूट वाले, ये सब्जी वाले सारे वहीं पे मौजूद है। गाड़ियों का काम हो रहा है, बच्चों को भेजने, तो भाई उनके ऊपर भी रहम करे। और जो मुखय्यर हजरात हैं, आप खाना नहीं दे सकते, कोई मसला नहीं है, आप लोग बड़े बड़े इदारों में पैसे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट पानी की बोतल साथ रखे ठंडी वाली, ताकि जो रास्ते में जा रहे हैं उसको एटलीस्ट, आपके जो सिटी वार्डन हैं, आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आपके जो पुलिस वाले हैं, तो पानी की बोतल तो आप दे ही सकते हैं ना। जब तक ये चीजें हम ऑन करेंगे तो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए डिपेंडेंट ना बनाए, बल्कि उनको इंडिपेंडेंट करें। ठीक है, फैसिलिटेट आप करें उनको, लेकिन रोजगार के हवाले से जो है ना बहुत ज्यादा चीजें हैं। बाकी मतलब जैसे खाने के हवाले से हम फैसिलिटेट करें ना, आप उनको आदी ना बनाएं उसका कि आपने। अब आपने एक वाकया देखा होगा कि टिकटॉक में बहुत मशहूर हो रहा है कि एक बंदे ने कहा कि 1 साल पहले मेरी जॉब चली गई, और जो कि गलत काम है बिल्कुल, उसने कहा कि उसको पकड़ लिया गया क्योंकि वो फीमेल्स के पर्स छीनता था। तो उसने कहा कि मैंने काफी जगह पे अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं, बच्चे भूखे। तो भाई अब आपको जेल हो गई, आपको अच्छे वाले लितर भी पड़ गए, तो मुझे ये बताएं कि उससे बेहतर नहीं कि आप कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम कौन देगा। ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी है जिशान, बहुत अपॉर्चुनिटी। घर बैठ के लोग कंप्यूटर पे लाखों करोड़ रुपए डॉलर में कमा रहे हैं यार। सही। थोड़ी सी हिम्मत हो, स्किल दे रही है सैलानी वाले हैं, दूसरे इदारे नाम कह लूँ मैं, कि वो बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि घर बैठ के काम करे। 24 मेहनत करने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है, बकौल आपके घर बैठ के खाया पिया फिर चले गए, फिर दोपहर का खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। सईद भाई, जाते जाते हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं बस ये कहूँगा कि अपने सीनियर्स का अदब करें, और मतलब जो उनका मकाम है उस वो मकाम समझें कि उनका क्या मकाम है, उनका अदब करें, उनसे का ख्याल रखें, उनसे रहनुमाई लें उनसे। बिल्कुल ये चीज है। और आई होप कि अहमद भाई आपको आज की शो में कोई बात बुरी ना लगी हो। नहीं, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, इतना ज्यादा मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक हो गया है। जी नफीस भाई, बस एक शेर पे मैं बात खत्म करूंगा कि जो हो सके तो फरोजा नगर नगर कर दो, जो हो सके तो फरोजा नगर नगर कर दो, खुलूस प्यार वफा अमन हस्ती के चिराग। वाह, चिराग जलेंगे तो रोशनी। यही चीज है, आपको मैं तंग करता रहूंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? मैं दिन हो या रात हो आपको तंग कर। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, और नफीस भाई आपका शुक्रिया, अहमद भाई आपका शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकाल कर आए। और मैं ये बताऊं कि अब सुबह का टाइम होता है, तो जब हम जा रहे होते हैं तो सुबह मैंने इन दोनों का बहुत सर खाया था, लेकिन बहुत प्यार से ये लोग मिले, और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही कामयाब रखे, और आपका साया हम पर ऐसे ही कायम रखे, ताकि हम सीखते हुए आगे बढ़े। जितनी भी जिंदगी है मेरे पास, तो अल्लाह ताला उसमें मुझे सीखने वाले अमल से कभी दूर ना करे, आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी दुआ के साथ चाहूंगा इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी खेलते रहिए। आपके जब सीनियर्स मिलते हैं तो समझिए कि वो आपको सिखा रहे हैं। हर चीज का मतलब कोई भांगड़ा या डांस नहीं होता, हर चीज का मतलब सिर्फ रॉक नहीं होता। मतलब आपको अगर तहजीब सिखाई जाए, जिंदगी बेहतरीन बनाने के हुनर सिखाया जाए, तो उससे ज्यादा बेहतरीन उस्ताद जिंदगी में कोई नहीं होता। क्योंकि हंसी मजाक एक वक्त तक अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में भूख हो और पॉकेट खाली हो तो सब चीजें बुरी लगने लग जाती हैं। कहते हैं कि आपके हक में फेवर में की गई बात भी आपको गुस्सा दिला देती है। तो बस इतना सीखिए कि आपकी जात से कभी किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर आप किसी को फायदा देते हैं, जैसे कि मैं नफीस भाई को मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है इस तरह, तो अल्लाह ताला ने अपने बाद नफीस भाई को मुंतखब किया कि मैं नफीस भाई से ये चीजें डिस्कस करूं, और नफीस भाई उस चीज को राज लेकर चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला चीजों में और हर मुकाम पर चीजों में हमें बरकत अता फरमाए। इसी के साथ दिया इंसासों के साथ वफा रही जिंदगी की। तो आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, उनसे जानेंगे कि उनकी जिंदगी का क्या हाल अहवाल रहा। आज के मेहमानों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे, मेरी इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी को, अहमद सईद खान साहब को, नफीस अहमद खान साहब को, हम सब की, इवन दो मेरे चैनल के जितने भी लोग हैं, सबकी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग हमें देख रहे हैं और हज के सफर पर रवाना है,
तो जाकर सलाम जरूर दीजिएगा और ये कहिएगा कि कुछ मुंतजर हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर का दीदार करवाए, वो हज की सूरत में हो या उम्रे की सूरत में हो। अल्लाह ताला जो लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे आमीन। और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर सके। इसी दुआ के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।